नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस में। मैं प्रवीण जैन आज आपके लिए पुनः रीट एग्ज़ाम 2012 से संबंधित सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, यह संस्कृत भाषा का पेपर है। यह लेवल 2 और पार्ट 2 खंड वा का पेपर है। 30 प्रश्न इसमें हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ लाइक भी करें। हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक हमारे अगले वीडियोस पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जो रीट एग्ज़ाम से संबंधित हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर गद्य पद्य दिए हुए हैं और उसके बाद हम 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र बाल विकास से संबंधित देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं गद्यांश को। अहो प्रातः कालम अतीव रमणीयम दृश्यम। इसका अर्थ भी हम समझते चलते हैं। अहो प्रातः कालम, आहा कितना अच्छा प्रातः काल है। अहो प्रातः कालम अतीव रमणीयम दृश्यम, अतीव रमणीय दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य है। प्रातः वातावरणम अतीव शुद्धम भवति। प्रातः वातावरणम, प्रातः काल का जो वातावरण है वह अतीव शुद्धम भवति, बहुत शुद्ध होता है। अच्छा शुद्ध वातावरण प्रातः काल का होता है। सर्वत्र शीतल वायु प्रवहति, सभी जगह शीतल वायु ठंडी हवा प्रवहति मतलब बहती है। सूर्य उदेति, सूर्य उगता है। सूर्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति, सूर्य प्रकाश सभी जगह फैलता है। उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में सुंदर पुष्प विकसित होते हैं। उद्याने मतलब उद्यान में, बगीचे में। सुंदराणि पुष्पाणि, सुंदर पुष्प विकसित होते हैं। तेसु, तेसु मतलब उन पुष्पों पर, यहाँ पर पुष्प की बात चल रही थी। उद्यान में सुंदर पुष्प विकसित होते हैं। तेसु मतलब उन पुष्पेषु, पुष्पों में। भ्रमराः इतस्ततः भ्रमन्तः गुंजन्ति, भ्रमराः मतलब भौरे, इतस्ततः यहाँ से वहाँ, भ्रमंता मतलब घूमते हुए, गुंजन्ति मतलब गूंजते हैं, गुंजन करते हैं। खगाः गीतम गायन्ति, खगाः मतलब पक्षी, गीतम गायन्ति गीत गाते हैं। मनुष्याः, मनुष्य उत्थाय, मनुष्य उठ कर के, सूर्यम नमन्ति, सूर्य को नमस्कार करते हैं। ये सब प्रातः काल का वर्णन यहाँ पर दोस्तों चल रहा है। प्रातः छात्राः सूर्योदयात् पूर्वम शयनम त्यजन्ति। प्रातः काल में, छात्रा मतलब छात्र, पढ़ने वाले लोग, विद्यार्थी, सूर्योदयात् पूर्वम सूर्य उदय से पूर्व ही, शयनम त्यजन्ति शयन को त्याग देते हैं, सोने को त्याग देते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं। ते ईश्वरम स्वजननी जनकौ च नमन्ति, ते मतलब वे छात्र, ईश्वरम ईश्वर को, स्वजननी जनकौ अपने माता पिता को, च नमन्ति नमस्कार करते हैं। स्नानम कृत्वा, स्नान करके, प्रातरासम कृत्वा मित्रैः सह विद्यालयम गच्छन्ति। स्नानम कृत्वा नहा करके, प्रातरासम कृत्वा, प्रातरासम यह जो शब्द दोस्तों यह सुबह के भोजन के लिए आया है। तो सुबह भोजन करके, प्रातरासम कृत्वा मित्रैः सह मित्रों के साथ, विद्यालयम गच्छन्ति विद्यालय जाते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि गच्छन्ति, जो किसान हैं वह खेत की ओर जाते हैं। क्षेत्राणि मतलब खेत की ओर, गच्छन्ति जाते हैं। समाचार पत्र वाहका, समाचार पत्र वाहक, समाचार पत्राणि सर्वेभ्यः वितरति, समाचार पत्रों को सभी जगह वितरित करते हैं, बांटते हैं। प्रातः काले, प्रातः काल में, शुद्ध वातावरण में, उद्याने केचन भ्रमन्ति, कुछ लोग उद्यान में भ्रमण करते हैं। केचित व्यायाम कुर्वन्ति, कुछ लोग व्यायाम करते हैं। केचन मनुष्याः स्वस्वकार्याणि कुर्वन्ति, और कुछ मनुष्य अपने अपने कार्य को करते हैं, अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह गद्य है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम प्रश्नों को। भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति, भ्रमर कहाँ पर गूंजते हैं? तो पुष्पेषु, उद्यानेषु, वृक्षेषु या फिर पत्रेषु। तो हम यहाँ पर जो देख रहे थे, उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में सुंदर पुष्प विकसित होते हैं। तेसु, तेसु मतलब उन पुष्पों पर। तो पुष्पेषु यहाँ पर यह राइट आंसर है। भ्रमर कहाँ पर गूंजते हैं? पुष्पों पर। अगला प्रश्न, स्वजननी जनकौ पदेस्मिन् कः समासः।
स्वजननी जनकौ, इस पद में कौन सा समास है? अव्ययीभावः, कर्मधारयः, द्वंद्वः, तत्पुरुषौ। तो आप दोस्तों यहाँ शब्द को ही देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में जननी जनकौ दोनों पद प्रधान है, और यहाँ पर द्विवचन है। ये द्विवचन की प्रथमा द्विवचन का यह जो है पद है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में हमेशा द्विवचन होता है। इतरेतर द्वंद्व में, समाहार द्वंद्व जो होता है उसमें नपुंसकलिंग में प्रथम विभक्ति का प्रथम एक वचन होता है। तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, भ्रमन्तः इत्यत्र कः प्रत्ययः? भ्रमन्ता यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों भ्रमन्ता में जो प्रत्यय है वह है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय करके यह जो भ्रमन्ता है यह बहुवचन का रूप है, बहुवचन के लिए आया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके रूप चलेंगे भ्रमन्, भ्रमन्तौ, भ्रमन्तः, ऐसे इस प्रकार रूप चलते हैं। गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, तो इस प्रकार इसके रूप चलते हैं सत्री प्रत्यांत शब्द के। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र वाहकः समाचार पत्राणि सर्वेभ्यः वितरति। समाचार पत्र वाहका समाचार पत्राणि सर्वेभ्यः वितरति। तो सर्वेभ्यः यहाँ पर जो रेखांकित पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों सर्वेभ्यः में जो विभक्ति है वह है चतुर्थी का बहुवचन, और पंचमी का बहुवचन में भी सर्वेभ्यः ही बनता है। लेकिन दोस्तों इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर जो विभक्ति है वह है चतुर्थी। 20 का राइट आंसर, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर है। सर्वेभ्यः मतलब सभी के लिए, संप्रदान कारक यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। वाक्येस्मिन् विशेषण पदम किम? इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। तो यहाँ पर जो पुष्प की विशेषता बता रहा है वह है शब्द कौन सा? सुंदर। पुष्प कैसे हैं? सुंदर हैं। तो सुंदर यह विशेषण पद है। तो इसका राइट आंसर जो है वह है सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यः सूर्यं नमन्ति वाक्यमिदं लिट् लकारे परिवर्तयत्। इस वाक्य को हमें लिट् लकार में परिवर्तित करना है। लिट् लकार दोस्तों जो भविष्य काल में चलता है, यहाँ पर जो है लट लकार था वर्तमान काल का, अब हमें भविष्य काल में इसको परिवर्तित करना है। तो मनुष्यः सूर्यम यह तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्रिया सिर्फ हमें भविष्य काल की लगानी है। तो नमन्ति के स्थान पर हो जाएगा क्या? नंस्यति, नंस्यन्ति, यह इसका रूप सही है, वी इसका रूप सही है। नम धातु से जब हम लिट लकार में परिवर्तित करते हैं तो नंस्यति, नंस्यता, नंस्यन्ति, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह है बी। अगला प्रश्न, व्यायाम पदे कति उपसर्गाः सन्ति। व्यायाम पद में कितने उपसर्ग हैं? तो व्यायाम पद में जो उपसर्ग हैं वह हैं, व्यायाम की पहले तो हम प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे। यहाँ पर बी उपसर्ग है पहले, तो बी उपसर्ग के बाद यहाँ पर आ उपसर्ग है, आंग का जो आ है वह आ उपसर्ग है, और इसके बाद वी आ, और यहाँ पर फिर यम धातु है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो उपसर्ग हैं वह हैं दो उपसर्ग हैं, बी उपसर्ग और आंग उपसर्ग। यहाँ पर जो आंग का एंगा हट गया था यह है, तो दो उपसर्ग यहाँ पर हैं व्यायाम में। अगला अब यहाँ पर पुनः गद्यांश है। गद्यांश में से पुनः हम गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। ये मद्यपानम कुर्वन्ति, जो मद्यपान करते हैं, तेषां समाजे सम्मानः न भवति। जो मद्यपान करते हैं, मदिरा पीते हैं, तेषां उनका समाज में सम्मान नहीं होता है। मद्यपानम महद दुखम जनयति, मद्यपान बहुत दुख को देता है। एतादृशेन मद्यपानेन, इस प्रकार के मद्यपान करने से जनाः लोग धन हानि, स्वास्थ्य हानि, धन की हानि भी करते हैं, स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं। मति भ्रंश, शील भ्रंश, विवेक भ्रष्टता इत्यादि भी व्याधि भी पीड्यन्ते। इस प्रकार के मद्यपान करने से लोग धन हानि, स्वास्थ्य की हानि, मति भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट होती है, शील भ्रष्ट होता है, और विवेक भ्रष्टता, विवेक भी भ्रष्ट हो जाता है, इत्यादि भी मतलब इत्यादि व्याधियों के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं, व्याधियों से पीड़ित होते हैं। स्वस्य सर्वनाशेन सह
अन्येषांच विनाशस्य कारणमपि भवन्ति एते मद्यपाः। यह जो मद्यपाः मतलब मद्यपान करने वाले लोग होते हैं, वह स्वस्य सर्वनाशेन सह अपने सर्वनाश के साथ साथ अन्येषां विनाशस्य कारणमपि भवन्ति, अन्य लोगों के विनाश का कारण भी बन जाते हैं। एतत् सर्वं सम्यक दृष्ट्वा, इस प्रकार सभी को सर्वम सम्यक दृष्ट्वा, इस प्रकार सभी को सम्यक देख करके, अच्छा देख करके महात्मा गांधी महोदय ने भारतीयों में आयुरारोग्यैश्वर्याणाम अभिवृद्धये, आयु आरोग्य ऐश्वर्याणाम अभिवृद्धये, आयु का, आरोग्य का और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए संपद उपपत्तये, संपत्ति के उपपत्ति मतलब प्राप्त करने के लिए, संपद उपपत्तये मद्यपानम निषेधम कारितवान, मद्यपान करने का निषेध किया है, करवाया है, मद्यपान निषेध करवाया है। तो यह मद्यपान महात्मा गांधी महोदय ने यह सब देख करके कि लोग मद्यपान ज़्यादा कर रहे हैं, इस प्रकार देख करके उन्होंने आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए और संपत्ति की उत्पत्ति के लिए मतलब संपत्ति को बचाने के लिए मद्यपान का निषेध करवाया है। गांधी महोदय वदति, इसमें गांधी महोदय कहते हैं कि सर्वाः भारतीया, सभी भारतीय प्रजा सुरापान निषेधे बद्ध श्रद्धा भवन्तु, सर्वा भारतीय प्रजा, सभी भारतीय लोग सुरापान निषेधे, मद्यपान के निषेध में बद्ध श्रद्धा भवन्तु, बद्ध श्रद्धा मतलब श्रद्धाबद्ध हो जाएं, यह निश्चित कर लें कि हम सुरापान नहीं करेंगे, इसके लिए बद्ध श्रद्धा हो जाएं। संपूर्णम आपन मूलकम मिदम मद्यपानम त्यजन्तु, और संपूर्ण पूरे आपद मूलकम, आपद मूलकम मतलब आपत्ति के जनक, ये मद्यपान को त्यजन्तु मतलब छोड़ो, इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया है। तेन सर्वाः आपदा गमिष्यन्ति, जिससे सभी आपदाएं, आपत्तियां चली जाएंगी यदि मद्यपान का निषेध कर देंगे, छोड़ देंगे तो। कारणस्य अभावे कार्याभावा अवश्यम भवति, यह जो वाक्य हैं महात्मा गांधी महोदय ने कहे हैं कि कारणस्य अभावे, कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाता है। यदि कारण ही नहीं रहेगा, मद्यपान ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा। इसलिए मद्यपान का निषेध करेंगे तो सभी कार्य संभव है, अच्छे कार्य होंगे। तो कारण के अभाव में कार्य का अभाव भी हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिए हैं, अब हम इन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर कस्याभावे कार्याभावो भवति, तो यही पूछ लिया गया है, किसके अभाव में कार्य का अभाव हो जाता है, तो कारणस्य अभावे। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, सी इसका राइट आंसर है, कारणस्य अभावे कार्याभावो भवति। अगला प्रश्न, मद्यपानम किम जनयति, मद्यपानम किम जनयति, मद्यपान करने से क्या उत्पन्न होता है। महत् सुखम, महत् दुखम, महत् शांतिम, महत् धनम। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर समझ गए होंगे, महत् दुखम, बहुत ही दुख उत्पन्न होता है मद्यपान करने से। गद्यांश से प्रजाः इति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति, गद्यांश में प्रजाः इति पदम, यह जो पद है कस्मिन् लिंगे, किस लिंग में प्रयुक्तम अस्ति, प्रयुक्त है। तो जो प्रजा शब्द है इसका लिंग है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का यह बहुवचन का रूप है प्रजाः। अगला प्रश्न, अन्येषांच इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीयः, अन्येषांच इसका संधि विच्छेद करना है, तो अन्येषां च इति अन्येषांच, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, अन्येषां च इति अन्येषां च। तो यहाँ पर माँ का अनुस्वार हो जाता है, फिर अनुस्वार होने के बाद पुनः इस शब्द चा के अनुसार यहाँ पर इया आ जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी, अन्येषां च। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी सही हो सकता है लेकिन यह इसके जस्ट दूसरे स्टेप की है। पहला स्टेप होता है यह और दूसरा स्टेप बनता है जब इस माँ को हम अनुस्वार बना देते हैं, तो यह कथनचित सही है लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही है बी। अगला प्रश्न, गांधी महोदय इत्यत्र का समासा, गांधी महोदय यहाँ पर कौन सा समास है। तो तत्पुरुषः, अव्ययीभावः, कर्मधारयः या फिर बहुव्रीहि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कर्मधारयः, कर्मधारय समास यहाँ पर है गांधी महोदय, गांधी महोदय में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, दृष्ट्वा इत्यत्र प्रत्यय, दृष्ट्वा यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है।
तो दृष्ट्वा में जो प्रत्यय है ड़ेबुल, त्वा, ता या ल्यप, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्यय है वह है त्वा प्रत्यय। दृश धातु से त्वा प्रत्यय करने पर बनता है दृष्ट्वा। अगला प्रश्न, संपूर्णम आपन मूलकम इदम मद्यपानम त्यजन्तु वाक्य इसमें विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है, विशेष्य पद क्या कहलाता है और विशेषण क्या कहलाता है, पहले तो इसको आप समझ लें, अच्छी तरह से याद कर लें। विशेषण वह होता है जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेष पद मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों संपूर्णम आपन मूलकम मिदम मद्यपानम त्यजन्तु, मद्यपान है विशेष्य, इसकी विशेषता बताई जा रही है। इसकी विशेषता क्या है कि यह संपूर्ण आपन मूलकम, संपूर्ण आपत्तियों का मूल है। तो यह हो गया विशेषण, इतना आगे का विशेषण है, यह है यहाँ पर विशेष्य। तो विशेष्य यहाँ पर क्या है, मद्यपानम, यह ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ला वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, दंता, तालु, कंठा। तो इसका जो सही है लृतुलसानाम दंतः, तो इसका सही उच्चारण स्थान है ला का दंत। अगला प्रश्न, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इसको हम पहले तो कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है, पिता। तो पिता तो कर्ता में सब में एक वचन होगा, तो यहाँ पर पिता 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 ए गलत हो जाएगा, बी पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अगला इसके बाद है पुत्र पर, तो पुत्र पर पुत्रम, पुत्रम, पुत्रे, पुत्राय। तो क्रुद्ध धातु जो है वह जो क्रुद्ध धातु होती है उसके साथ जो आगे आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्रुद्ध देहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतीकोपः। इस प्रकार दोस्तों एक सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या इन धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अहम तस्मै धनम ददामी, अहम मतलब मैं, तस्मै मतलब उसके लिए, धन मतलब धन को, ददामी मतलब देता हूँ, मैं उसके लिए धन को देता हूँ। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। दोस्तों वाच्य परिवर्तन हम करेंगे, वाच्य परिवर्तन के नियम होते हैं। वाच्य परिवर्तन में यह तो कर्तृवाच्य का है, तो कर्तृवाच्य का नियम है 1, 2 और 1, मतलब कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, फिर जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार चलती है। अब इसको हम परिवर्तित करते हैं 3, 1, 1 में, 311 में, 121 को हम 311 में परिवर्तित करते हैं। मतलब इसमें जो प्रथमा विभक्ति थी तो प्रथमा के स्थान पर हम तृतीया कर देंगे, द्वितीया के स्थान पर प्रथमा कर देंगे, और यहाँ पर जो प्रथमा थी जो कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही थी अब वह कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप यदि वाच्य परिवर्तन की वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो मैंने वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पर लिंक सजेस्टेड वीडियो में आ गई होगी। देखते हैं अब इसको हम बदलते हैं। अहम, अहम के स्थान पर हो जाएगा तृतीया विभक्ति मया, तो मया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यह गलत हो गया। फिर इसके बाद तस्मई, तस्मई ज्यों का त्यों रहेगा, तस्मई यहाँ पर ज्यों का त्यों देखते हैं, तस्मई ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है, तो ज्यों का त्यों कहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसके बाद धनम, धनम दीयते, धनम, धनम भी ज्यों का त्यों है, क्योंकि धन जो शब्द नपुंसकलिंग का है, प्रथमा में भी एक सा बनता है और द्वितीया में भी एक सा, द्वितीय विभक्ति में भी एक से बनते, तो धनम, धनम ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर है क्रिया, तो क्रिया जो होती है दा धातु है, दा धातु में हम यते जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दायते। लेकिन दोस्तों हमने जैसे पा धातु का पिछले वीडियो में बताया था, पा धातु का बनता है पीयते, ऐसे ही दा धातु का बनता है दीयते। तो यह यहाँ पर जो क्रिया हो जाएगी वह है दीयते। तो मया तस्मई धनम दीयते, यह इसका राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णानाम क्रमः कः, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है। तो अंतस्थ वर्णों का जो क्रम है वा, या, रा, ला, या, रा, ला, वा, या, रा, वा, ला, या फिर या, वा, रा, ला। तो दोस्तों यदि हम हिंदी के अनुसार देखें तो हिंदी के अनुसार बी वाला क्रम सही है, बी वाला क्रम सही है हिंदी के अनुसार।
या, रा, ला, वा, ऐसा हिंदी की वर्णमाला में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत की वर्णमाला में जो है वह सूत्र में दिया है हाय वरट, हा या बा रा टा, और इसके बाद है सूत्र लण। तो यहाँ पर ला, या, वा, रा और ला, या, वा, रा, ला, यह डी क्रम सही है। तो हम जो सही उत्तर लगाएंगे वह डी को लगाएंगे। डी यहाँ पर सही उत्तर है क्योंकि हम संस्कृत वर्णमाला के अनुसार लगा रहे हैं। अगला प्रश्न, छात्राः गुरवे नमस्कुर्वन्ति, छात्र गुरु को नमस्कार करते हैं। तो यह वाक्य, इस वाक्य का हमें संशोधन करना है। वाक्यमिदं संशोधयत्, यह वाक्य गलत है, इसको हमें सही करना है। तो नमस्कुर्वन्ति यह जो क्रिया है इसके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, गुरवे के स्थान पर हो जाएगा गुरुम। तो छात्राः गुरुम नमस्कुर्वन्ति, यहाँ पर इसी में दिया हुआ है, लेकिन यह रा थोड़ा सा ऊ की मात्रा रह गई दोस्तों, गुरुम मान लो इसको। तो छात्राः गुरुम नमस्कुर्वन्ति, यह इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो, इसके बाद खाली स्थान है और धीमताम, तो इसकी हमें पूर्ति करनी है। तो आपको यह श्लोक शायद याद होगा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो गच्छति यहाँ पर राइट है इसका, कालो गच्छति धीमताम। धीमताम मतलब बुद्धिमान, जो धीवान बुद्धिवान लोग हैं इनका जो काल मतलब समय, गच्छति मतलब जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन है, काव्य शास्त्र विनोद में ही जाता है। अगला प्रश्न है, नियमान प्रस्तुए। अब यहाँ पर दोस्तों शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। नियमान प्रस्तुए उदाहरणई बोधनम इत्यत्र कोयम विधि, नियमों को प्रस्तुत करके, पहले नियम बता करके फिर हम बाद में उदाहरणों को बताएं तो वह कौन सी विधि कहलाती है। दोस्तों यह पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत बार समझाई है, जो निगमन विधि है यह इसका राइट आंसर है। निगमन विधि कहलाती है जिसमें हम पहले नियमों को बता देते हैं फिर हम बाद में उदाहरणों को बताते हैं। यदि हम पहले उदाहरणों को बता दें फिर नियम निर्धारित करें तो वह कहलाती है आगमन विधि, लेकिन हमने पहले नियमों को ही बता दिया फिर उदाहरणों को बताया तो वह निगमन विधि। अगला प्रश्न, यह व्याकरण से संबंधित दोनों विधि हैं। अगला प्रश्न है, अभिनय विधेय प्रयोगः कुत्र क्रियते, अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो अभिनय विधि का प्रयोग जो हम करते हैं कथा शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, नाटक शिक्षणे या फिर गद्य शिक्षणे। दोस्तों आप समझ गए होंगे, अभिनय जिसमें किया जाता है वह होता है नाटक, नाटक शिक्षण में अभिनय विधि का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रोफेसर वी.पी. वोकील महोदयन संस्कृत शिक्षणे कस्य विधेः प्रयोगः कृतः। प्रोफेसर वी.पी. वोकील महोदय ने संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया है, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो इनने जो विधि का प्रयोग किया है वह विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है वी.पी. वोकील महोदय ने। संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिमम कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल क्या है। तो दोस्तों किसी भी भाषा के जो कौशल हैं उन कौशलों में सबसे पहले आता है श्रवण कौशल, श्रा, फिर इसके बाद आता है भाषण कौशल, फिर इसके बाद आता है पठन कौशल, इसके बाद आता है लेखन कौशल। तो आप इसको याद कर लें, श्रभापले, श्रभापले, इसको आप थोड़ा सा सूत्र टाइप का बना लें जिससे आपको याद रहे। श्रभापले मतलब श्रा श्रवण, भा भाषण, पा पठन, ला लेखन। तो लेखन यह राइट आंसर है। अंतिम कौशल जो होता है वह होता है लेखन कौशल। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, उपचारात्मकम शिक्षणम किम, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो छात्राणाम समस्या दूरी भवन्ति, समस्या दूरीभूता भवन्ति, छात्रों की जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। या फिर शिक्षण मिदम समागतेभ्यः दोषेभ्यः त्रायते, इस शिक्षण से आए हुए दोषों का निवारण होता है, दोषों का निवारण हो जाता है। या फिर छात्र शिक्षक यो नूतनाम स्फूर्ति जागृति, छात्र और शिक्षक के बीच में नई स्फूर्ति का जागरण होता है। या उपर्युक्तम कथनत्रयम सत्यम, उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसमें यह सभी सही हैं दोस्तों, यह डी इसका राइट आंसर है। छात्रों की समस्या भी दूर हो जाती है और आए हुए दोषों का निवारण भी होता है, बच जाते हैं, दोषों से बच जाते हैं। और छात्रा शिक्षक यो नूतना स्फूर्ति जागृति,
छात्र और शिक्षक के बीच में नई स्फूर्ति का जागरण होता है। अगला प्रश्न, शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत्। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकासः, सर्वत्र भ्रमणम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। आप दोस्तों वैसे यह नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। तो यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किससे किया जाता है? दर्शनेन, परीक्षया, मूल्यांकनेन या फिर भाषणेन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है परीक्षया। परीक्षा के द्वारा किया जाता है ज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन कि इसने ज्ञान अर्जन, छात्र ने ज्ञान अर्जन कितना किया है। अगला प्रश्न, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम। संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए? पूर्ण सज्जा, सहायक सामग्री, भ्रमणम या फिर भाषणम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पूर्ण सज्जा। पूर्ण तैयारी के साथ हमें संप्रेषण करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, कई अमूर्त वस्तुनः संकल्पना मूर्तमती भवति। किससे अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना मूर्तिमती हो जाती, मूर्तिवान हो जाती, मतलब अमूर्त वस्तुएं भी मूर्त हो जाती हैं किसके द्वारा? पत्रकई, दंडई, चित्रई या फिर पुस्तकई। पत्र के द्वारा, दंड के द्वारा, चित्र के द्वारा या फिर पुस्तकों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सी, चित्रों के द्वारा अमूर्त वस्तुओं की भी कल्पना, संकल्पना मूर्तिमती भवति, मूर्तिमान हो जाती है। छात्राणाम सुलेखा लेखन शैली, छात्राणाम सुलेखा लेखन शैली अभिव्यक्ति च। छात्रों की सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति क्या च कई प्रश्न परीक्षन्ते। किस प्रकार के प्रश्नों का परीक्षण किया जाता है? मतलब छात्रों के लेख के लिए, लेखन शैली अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा परीक्षा की जाती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा, लघुत्तरात्मक प्रश्नों के द्वारा या फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वह है, आप समझ गए हमें से, लेखन शैली, जिसमें हम जान पाएंगे, सुलेख भी जान पाएंगे कि अच्छा लिख लेता है, शुद्ध लिख लेता है, लेखन शैली बहुत सुंदर है, लिखने में कला अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है और उसकी अभिव्यक्ति, बोलने जो विचारों की अभिव्यक्ति वह भी अच्छी है। तो हम वह निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो यह इसका राइट आंसर है। इस प्रकार दोस्तों यह 30 प्रश्न हुए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके लिए संस्कृत भाषा के 30 प्रश्न बताए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें। प्लेलिस्ट में हमारे रीट एग्ज़ाम से संबंधित, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और हिंदी आदि से संबंधित वीडियो भी अपलोड हैं। आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। धन्यवाद।